आप देख रहे हो आर्वम। मैं हूँ अक्षता नंद गोपाल। सोनल है हमारे साथ और इस बार हम पहले कर्नाटका और तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे वापस जो कावेरी नदी के ऊपर झगड़ा जो हो रहा है 1800 से अब तक वापस फ्लेयर हुआ है। क्यों, क्या है वजह, क्या हो रहा है और क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, इसके बारे में और जितना भी हिस्ट्री है कावेरी डिस्प्यूट के बारे में पता चलना है वो हम बताएंगे आपको। फिर हम केरला के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एजुकेशन सिलेबस में जो चेंजेस एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया है पूरे देश में, वो केरला सरकार ने चेंज कर दिया। एक एडिशन डाल दिया जिससे जो गुजरात राइट्स होंगे या महात्मा गांधी की स्टोरी या उनके असैसिनेशन होंगे, ये सब चैप्टर्स वापस इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए। फिर हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। श्रीहरिकोटा क्यों है लॉन्च साइट, क्यों हम हर बार चंद्रयान 3 या जितने भी सैटेलाइट्स इसरो का है श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे ढूंढ लिया और कैसे श्रीहरिकोटा को ज़ीरो इन किया और क्यों श्रीहरिकोटा, वो हम बताएंगे आपको। और फाइनली टाइगर नागेश्वर राव, ये कौन है, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों हो रहा है, इसके बायोपिक क्यों हो रहा है, ये सब हम बताएंगे। इस हफ्ते की बातचीत की शुरुआत तमिलनाडु और कर्नाटका से करते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में एक मुद्दे को लेकर विवाद आज़ादी के पहले से चला आ रहा है और आज भी हम जब 21वीं सदी में हैं तो ये दोनों राज्य लड़ रहे हैं। वजह है पानी, कावेरी नदी का पानी। क्या है, मतलब आप पहले आसान भाषा में तो मुझे बताइए कि क्यों है ये डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट मल्टीपल रीजंस पे है। कावेरी जो हम बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं हम, ओरिजिनेट करता है कर्नाटका में। तो इट स्टार्ट्स इन अ प्लेस कॉल्ड तलकावेरी। वहाँ से इट फ्लोज इनटू तमिलनाडु। ऐसे तो इमेजिन करो ये कर्नाटका है और ये तमिलनाडु है। कर्नाटका के यहाँ से कोडगु से ऐसे जाता है, तो नेचुरल फ्लो है तमिलनाडु के साइड में। लेकिन ऑब्वियसली आपके रिजर्वॉयर्स बिल्ड हुआ है, डैम्स बिल्ड हुआ है, तो उसकी वजह से यू कैन कंट्रोल कितना पानी जाता है तमिलनाडु में। और उसकी वजह से कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच ऑब्वियसली डिस्प्यूट होता है, जो हर राज्य के साथ होता है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पे गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट मल्टीपल बार्स इंटरवीन किया है, काफ़ी ट्राइब्यूनल्स कमिटीज़ सेटअप किए हैं इंटरवीन करने के लिए। लेकिन फिर भी 1800 से अब तक अभी भी सेम डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये कावेरी वाटर जो है कर्नाटका को रिलीज़ करनी चाहिए तमिलनाडु को, क्योंकि फ्लो ऐसे है। तो कितना किसको मिलेगा, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी डिस्प्यूट हुआ है। इसके वजह से दो इंसिडेंट्स भी हुए हैं जब रायट्स हुआ था कर्नाटका में। एक बार दंगे तक हुए हैं। 1991 में एक बार हुआ था जिसमें बहुत वायलेंट हुआ और क्लैशेस हुए थे, जिसमें डेथ्स भी हुआ। लेटेस्ट जो था वो 2016 में था, जिसमें आई थिंक 2 मौत भी हुए थे। वो बैंगलोर में हुआ था। तो काफ़ी मतलब हीटेड इंसिडेंट है। जैसे जब मैं बैंगलोर में थी, मेरे पास एक तमिलनाडु रजिस्टर्ड कार था, और एक दिन मेरे को याद है बंद कॉल किया था कावेरी इश्यू पर, जब ये प्रो कन्नडा ऑर्गेनाइजेशंस जो है कर्नाटका में, उसने बंद इश्यू किया था, बंद कॉल। मैं मीडिया में थी, फिर भी सब बोल रहे थे मेरे को कि गाड़ी मत लेकर आ जाओ उस दिन, क्योंकि बोल रहे थे कि अगर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, किसी ने आपकी तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन की गाड़ी देख लिया, टारगेट करेंगे। तो इतना ज़्यादा हाइटेंड टेंशन्स है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया था, जिसके बाद आई थिंक 4 साल के लिए, पिछले 4 साल में कुछ दंगे, कुछ वायलेंस या कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं दिख रहा था। काफ़ी एक था जो मेकेदाटू है, मेकेदाटू आउटस्कर्ट्स में है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच, जहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रहा है एक डैम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो वो अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या जो हम प्री 2018 के जितने भी कंट्रोवर्सी हर साल हो रहा था वो अभी हो रहा था? नहीं। लेकिन इस साल वापस हुआ है, क्योंकि आपके मॉनसून्स थोड़े वीक थे और दोनों राज्यों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु बोल रहे हैं कर्नाटका हमको पानी नहीं दे रहा है, कर्नाटका बोल रहे हैं हमारे पास पानी नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट सरकार जो है बोल रहे हैं कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे और बोलेंगे कि जो 2018 की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा और कंट्रोवर्सी हो रहा है। हमने हमेशा यही सुना कि पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं है और वो मतलब उस पर तो सभी का ही हक है।
तो अभी तमिलनाडु वाले चाह रहे हैं कि हमें पानी मिले, कर्नाटका वाले कह रहे हैं कि जब हमारे पास ही पानी नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो ये अगर आप देखोगे हर साल जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है वो एक्चुअली काफी लोग को लग रहा था 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का हाँ ऑर्डर है 2018 में दो चीज बोले थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। पहले तो काफी लोग यही मान रहे थे कि ये एक्चुअली कर्नाटका के फेवर में है क्योंकि तमिलनाडु कुछ मतलब मांग रहा था जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया, बोल दिया नहीं उससे कम ले लो और थोड़ा मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन कंसिडर टू बी इन फेवर ऑफ कर्नाटका क्योंकि तमिलनाडु ने इतना मांगा और उतना नहीं मिला। दूसरी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप एक कमेटी सेटअप करोगे जो मॉनिटर करेगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो डेडलाइन नहीं मीट किया लेकिन सेटअप किया कमेटी को। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था वो ये था कि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी जो मतलब एक मेजरमेंट है पानी का मिलियन क्यूबिक वाटर 1000 मेट्रिक क्यूबिक फीट आई थिंक, और कर्नाटका का 284.75 टीएमसी पानी मिलेगा उनको। तो इसके ऊपर तमिलनाडु बोल रहे हैं कि इस समय में जून 1 टू अगस्त 11 तक, ये मतलब 2-3 महीने के टाइम है, इसके अंदर बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर्नाटका गवर्नमेंट को 53 टीएमसी देना था, दैट इज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। 53 नहीं दिया लेकिन कर्नाटका 15 दिया है। तो तमिलनाडु बोल रहे हैं कि 37 आपको देना है हमको, 37 टीएमसी ऑफ वाटर। ये काफ़ी टेक्निकल है, नंबर्स यहाँ वहाँ है, बट बेसिकली यही है कि जितना पानी देना है एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर्नाटका को तमिलनाडु तक वो नहीं हो रहा है। तो तमिलनाडु बोल रहे हैं हम वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कर्नाटका बोल रहे हैं हमारे पास पानी नहीं है। और कर्नाटका में पॉलिटिक्स हो रहा है क्योंकि एचडी कुमारस्वामी बीजेपी सब बोल रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। बेंगलुरु में जो आपके मेन सिटी है कर्नाटका में वो काफ़ी रिलायंट है कावेरी पर, उनकी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सब कुछ कावेरी से आता है। हाँ। तो अगर कावेरी के पानी ड्राई हो जाता है या आप बेचते हो तमिलनाडु तो बैंगलोर में एक वाटर क्राइसिस होगा और आपके फार्मर्स किसान दोनों साइड में सफ़र हो रहे हैं। तो इसकी वजह से बीजेपी और एचडीके बोल रहे हैं कि आपने 15 क्यूसेक्स भी टीएमसी क्यों दिया है। अच्छा। उसने मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है लेकिन फिर भी आप दे रहे हो क्यों, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके इंडिया अलायंस में है साथ में, इसलिए आप दे रहे हो डीएमके को। तो इसके ऊपर भी काफ़ी पॉलिटिक्स हो रहा है कर्नाटका में। तमिलनाडु बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे मतलब अभी इसकी वजह से कंट्रोवर्सी वापस शुरू होने वाला है। जो कर्नाटका के बीजेपी वाले हैं वो तो अपोज कर रहे हैं, तमिलनाडु के बीजेपी वालों का क्या कहना है कि तो हमें पानी नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि मतलब एक साइड ये है कि कांग्रेस और डीएमके लड़ रहे हैं, एक साइड अलायंस है, एक दूसरे साइड लीगली लड़ रहे हैं। दूसरे की आपकी बीजेपी भी डिफरेंट साइड्स लेते हैं कि जो स्टेट में है फिर वो बोलते हैं कि नहीं कर्नाटका में ये बोल रहे हैं। बसवराज बोम्मई जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उसने एक चिट्ठी भी लिखा है सिद्धरामैया को, बोल दिया कि तमिलनाडु इज वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हम नहीं वो वायलेट कर रहे हैं तो आप पानी मत दो उनको। तमिलनाडु बीजेपी स्टालिन से बोल रहे हैं कि क्या आप प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे हो कांग्रेस सरकार पे, इसलिए क्योंकि आप एलाय हो। तो दोनों ये बोल रहे हैं, कर्नाटका बीजेपी बोल रहे हैं कि तुम पानी नहीं दे रहे हो तुम पानी दे रहे हो क्योंकि आप अलायंस में हो, और तमिलनाडु बीजेपी बोल रहे हैं कि तुम पानी नहीं मांग रहे हो क्योंकि आप अलायंस में हो। और जो इंडिया अलायंस के दो साथी हैं डीएमके और कांग्रेस, वो लोग भी आपस में लीगली लड़ रहे हैं, लीगली लड़ने वाले हैं हाँ। मतलब अभी तो असहमत एक दूसरे से हैं कि इनका कहना है कम दिया, इनका कहना है कि जितना है उतना दिया है। ये तो हुई करंट सिचुएशन, लेकिन इस पूरी लड़ाई की हिस्ट्री क्या है ये हम थोड़ा सा हिस्टोरियन से समझ लेते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हम वीरप्पन पे एपिसोड कर रहे थे और शंकर बिद्री से बात की थी जो फॉर्मर डीजीपी है कर्नाटका के, तो उन्होंने कहा था कि एक बार कावेरी नदी के पास कुछ ऐसा दंगा हुआ था और कुछ विवाद 1991 के इंसिडेंट जो हुआ था उसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उस समय सेंटिमेंट्स काफ़ी स्टर्ड था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हेट था स्पेशली ऑन द बॉर्डर एरियाज जहाँ पे वीरप्पन था, तो उसके बारे में बात कर रहा था। तो उनका कहना था कि वीरप्पन इतना बड़ा इसीलिए ही हुआ क्योंकि जब ये दो स्टेट के बीच में विवाद चल रहा था, जो तमिलियंस थे जो वहाँ रिवर बैंक के साइड पे बसे हुए थे उनको वहाँ से भगाया गया, उनके घर जला दिए गए, तब वो वीरप्पन की शरण में गए और उन्होंने मतलब हाँ। उनको वीरप्पन ने सहारा दिया था। तो उसको बड़ा बनाने में एक इस इशू का भी हाथ है, ऐसा उनका कहना था। बेटर हम हिस्टोरियन से ही समझते हैं ताकि हमें ये पूरा विवाद और आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखिए, जहां तक कावेरी विवाद की बात की जाए तो कावेरी विवाद 1885 में पहली बार हुआ था जब मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी के बीच में ये विवाद था।
जल को बांटने को लेकर के, क्योंकि तब केआरएस डैम बना था और मेट्रो डैम जिसको लेकर के स्टोरेज कितनी होगी और दोनों राज्यों के बीच में कितना जल बांटा जाएगा। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, उसके बाद ये विवाद फिर गहरा गया, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी का जो इलाका था वह थोड़ा और बड़ा हो गया और जो पानी की मांग थी वहां पर ज्यादा हो गई। कावेरी, जिसे कि लाइफ लाइन ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों राज्यों में लगभग 38,000 माइल्स ऑफ स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया जो है किसान निर्भर है कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरीज पर, ताकि वह अपना खेती वहां पर कर सके। और खास करके तमिलनाडु में क्या, जहाँ पे कि ज्यादा हिस्सा आता है डाउन स्टेट होने को। और अगर कर्नाटक की बात की जाए तो इकोनॉमी जो मंड्या मैसूर रीजन है, जहाँ के किसान की काफी सक्सेसफुल किसान है, बिकॉज वाटर उनको अबंडेंस में रहा है हमेशा, तो उनकी जो खेती है वह काफी अच्छी रहती है। तो ये दो राज्यों में खास करके, हालांकि कावेरी का अगर शेयर देखा जाए तो 4 राज्यों में ये होता है। पौंडीचेरी को भी इसका हिस्सा मिलता है, केरल के कुछ इलाकों को भी ये हिस्सा मिलता है। लेकिन दोनों राज्यों में विवाद तब खड़ा होता है, और ये एक ऐसा विवाद है जिससे मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ किसानों की लड़ाई रही है, ये एक ऐसी टूल रही है। कावेरी जल विवाद जो है हर राजनीतिक दल के लिए एक पॉलिटिकल वेपन की तरह काम किया है। और यही कारण है कि हर राजनीतिक दल, चाहे वह तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो, वह इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। और जब खास करके ड्राउट का साल आता है, और हर 6-7 साल में 8 साल में इस तरह की एक परिस्थिति होती है जबकि मॉनसून फेल होता है या मॉनसून डिले होता है, जैसा कि इस साल हो रहा है, ये क्राइसिस खड़ा होता है। और ये कावेरी के विवाद के चलते हुए हमने देखा है कि सरकारें बनी भी हैं, सरकारें गिरी भी हैं। और खास करके एसएम कृष्णा की जो एजिटेशन हमें याद है 1999 में, जब वाटर क्राइसिस एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि पुलिस फायरिंग तब हुई थी वहां पर। तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नासूर बन गया है किसानों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमने देखा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है, खास करके बेंगलोर शहर जो कि कावेरी के पानी पर निर्भर होता है, और जिससे जैसे ड्रिंकिंग वाटर बढ़ रही है डिमांड, उससे जो है प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाती है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल में 2018 में भी डायरेक्टिव दिया था, उसमें उन्होंने तमिलनाडु का हिस्सा कम किया था और ये कहा था कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वह ड्रिंकिंग वाटर के लिए होगी, और उसके बाद जो है खेती बाड़ी के लिए होगी, और उसके बाद इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए होगी। तो ये चीजें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने और कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखी हैं। और अभी भी हम जो देख रहे हैं कि अब जो बेंगलोर की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ पहुंच गई है, यहाँ पर जो वाटर शॉर्टेज है करीब 30% तक पहुंच गई है। और आने वाले वर्षों में ये समस्या जो है और बड़ी हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे 1999 की एजिटेशन हो या उससे पहले 1982 की एजिटेशन हो, जब काफी स्ट्रॉन्ग एजिटेशन हमने देखा था, जब लगभग एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी मैसूर रीजन में और तमिलनाडु के हिस्सों में, जब तमिल लोगों को कर्नाटक छोड़ के जाना पड़ा था और तमिलनाडु के जो कन्नड़ भाषी लोग थे उनको वापस कर्नाटक आना पड़ा था। वो शायद एक सबसे बड़ा एक पहलू था, जिसके बाद में कि सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलरली जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसको स्ट्रेंथन किया ताकि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो। लेकिन फिर भी ये एक समस्या है जिसको कि लगातार सुलझाना पड़ेगा। हालांकि साइंटिफिक सॉल्यूशंस दोनों राज्यों के पास हैं, चाहे तमिलनाडु के पास है कि चेक डैम्स बनाने की उनके पास ऑप्शंस है, लेकिन शायद सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया है। और मेकेदातु प्रोजेक्ट जिसको लेकर के कांग्रेस ने एजिटेशन भी पिछले 2 साल में किया है कि अगर उसको एक बैलेंस रिजर्वोयर की तरह बनाया जाए तो जो कावेरी का पानी है जो कि वेस्ट हो जाता है, और आपको जान के ये हैरानी होगी कि लगभग 60% ऑफ कावेरी वाटर जो है वह वेस्ट होता है, समुद्र में जाता है। क्राइसिस सिर्फ ये 1.5 महीने में आता है, जबकि खेती बाड़ी के लिए एक समर सीजन में अगर क्रॉप फेलियर होता है तो तब
इसके एक डर से दोनों राज्यों में तनाव पैदा होता है। और मैं आपको कुछ आंकड़े ये भी दूंगा कि लगभग डबल से ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु को मिलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन अ नॉर्मल मॉनसून ईयर 177 टीएमसी फीट ऑफ वाटर दिया जाना चाहिए तमिलनाडु को, लेकिन लगभग 280-290 टीएमसी फीट मिलता है नॉर्मल ईयर में। बट जो टाइमिंग होता है वह कहीं ना कहीं वह टकराव हो जाता है, क्योंकि अब जिस तरह से करे किसान जिनकी फसल तैयार हो रही है, चाहे तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो, उनको पानी की जरूरत अब है। हालांकि 10,000 क्यूसेक्स अभी भी छोड़ा जा रहा है कर्नाटक की तरफ से, लेकिन शायद वह पर्याप्त नहीं है दोनों राज्यों के किसानों के लिए। तो आपको हमने हिस्ट्री बता दी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, तमिलनाडु के स्टैंड क्या है, कर्नाटका के स्टैंड क्या है, एक अनबायस्ड व्यू के लिए हम दोनों पर्सपेक्टिव्स आपको दे रहे हैं। प्रमोद माधव जो हमारे तमिलनाडु ब्यूरो और चेन्नई ब्यूरो को लीड करते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कि तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव क्या है और उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। नागार्जुन द्वारकानाथ जो बेंगलुरु में है, हमारे कर्नाटका ब्यूरो चीफ है, वो हमको एक्सप्लेन करेंगे कि कर्नाटका के स्टैंड क्या है और क्या इंटरनल पॉलिटिक्स हो रहा है वहाँ पे। तो अभी इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर गई है। इस वक्त क्या है कि तमिलनाडु ने इस पर कर्नाटका और तमिलनाडु में मॉनसून डेफिसिट है, बारिश नहीं हुआ है। जब बारिश नहीं होती झगड़ा शुरू होता है दोनों दोनों के राज्य के बीच में। या इस बार जो हम पानी देने वाले थे वो नहीं दिया अब तक, क्योंकि हमारा डैम्स में भी बारिश का डेफिसिट है, पानी का डेफिसिट है। तो और वी हैवंट रिलीज द वाटर फॉर आवर कर्नाटका फार्मर्स आल्सो। बट लास्ट 4 दिन में ये डेवलपमेंट है कि हमने 10 टीएमसी का वाटर तमिलनाडु को दे रहे हैं बिना कोर्ट डायरेक्शन। वो सिर्फ कोर्ट को अप्रोच किए है, बट अभी तक जजमेंट नहीं आया है। तो ऑपोजिशन अभी सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बिना कोर्ट डायरेक्शन आपने क्यों छोड़ा, पहले इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, कर्नाटक फार्मर्स को आपको देखना है, बाद में तमिलनाडु। बट प्रीवियसली जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला कैलकुलेशन के ऊपर कर्नाटका सरकार ने अभी 10 टीएमसी का पानी छोड़ने के लिए एक डिसीजन लिया है। बट इट्स बिकम अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। बीजेपी और जेडीएस दोनों एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को कॉर्नर कर रहे कि आप हमारे हित के बारे में चिंता करेंगे या डीएमके के बारे में चिंता करेंगे, क्योंकि आप अलायंस में हो, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और डीएमके के साथ। इसलिए आप उनको प्लीज करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए पानी छोड़ा है। और 10 दिन में अगर बारिश नहीं आई कर्नाटक में, वो भी बंद होने वाला है। डेल्टा रीजन है, डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स को कावेरी डेल्टा बेसिन डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। तंजावुर, तिरुचि, अरियलूर, पुदुकोटे और 2 डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो पूरा का पूरा कावेरी वाटर पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए इस 6 डिस्ट्रिक्ट को राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं और इसीलिए ये इशू बहुत ही गंभीर है तमिलनाडु। और इसीलिए तमिलनाडु इज लाइक ईयर आफ्टर ईयर डिमांडिंग इस पानी को बेचने के लिए। पर कर्नाटका बोल रहा है कि वहां पे लाइक देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर पीपल टू ड्रिंक, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पानी नहीं दे सकते हैं। इवन नाउ डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने बोला ही कर्नाटका गवर्नमेंट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड उनको एक दिन के लिए 10 टीएमसी पानी रिलीज करना पड़ेगा। पर वो बोल रहा है कि वहां पे पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड कंसिडर। इसके ऊपर एक और इश्यू है जो कर्नाटका गवर्नमेंट अभी बोल रहा है कि लाइक ऑलमोस्ट फॉर नियरली 6-7 इयर्स वो बोल रहे हैं कि एक लोकेशन है मेघदातु, इस लोकेशन पे वो डैम भी बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर पानी यहाँ पे डैम बिल्ड कर सकते हैं तो वहां पे एटलीस्ट 43 to 45 टीएमसी वाटर को वो स्टोर कर सकते हैं, जिसको वो बेंगलुरु के लिए पानी लाइक ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो यूज कर सकते हैं। ये मेघदातु तो लगभग 100 किलोमीटर डिस्टेंस है बेंगलुरु से, और ये प्लान भी उनके पास है। पर तमिलनाडु बोल रहा है कि पहले से ही पानी नहीं मिल रहा है तमिलनाडु को, और इस जगह को भी वो क्लोज करेंगे तो पूरा का पूरा नहीं पानी मिलेगा, तो वो इसको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा ही डिस्प्यूट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना चंक सुनकर कावेरी से जुड़ा जो पूरा विवाद है उसका कुछ ग्लिम्स, कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा। तो अब जब आप न्यूज़ अपडेट सुनेंगे या इस पर कोई खबर आएगी तो आपको हो सकता है कि एक बेटर पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें समझ में आए। और ये हम सबको बहुत जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैटर मैंने भी पढ़ा और मेरे न्यूज़ रूम में भी जो साथी थे उन्होंने भी सुना, तो ये इंटरेस्ट आया कि भारत में ही एक मतलब 2 राज्य ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं पानी के ऊपर, और इस बारे में हम सब कोई मतलब जो भी भारत में रहते हैं एटलीस्ट उन्हें तो अपडेटेड रहना ही चाहिए कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ से हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, क्योंकि हर तरफ चंद्रयान 3 की बात हो रही है।
उम्मीद है कि 23 अगस्त को वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। लेकिन एक सवाल है जो मैंने बहुत दिन पहले अक्षता से पूछा था, तो अक्षता ने कहा था कि हम उसको आर्वम में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में सवाल आया होगा कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किया गया, और नॉट जस्ट चंद्रयान 3, अधिकतर जितने भी- रॉकेट, सैटेलाइट, मतलब श्रीहरिकोटा ही क्यों? हाँ। एक रीजन तो इसरो सेंटर है इसलिए हो सकता है। तो इसरो सेंटर एक्चुअली बेंगलुरु में है। हम्म, आपके इसरो सेंटर काफ़ी लोकेशंस है बेंगलुरु में, जो आपके इस ट्रैक बोलते हैं जहाँ पे ये मिशन ट्रैकिंग करते हैं। वो एक लोकेशन है पीनिया, जो बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पे है। लेकिन सिर्फ लॉन्चेस के लिए जो आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो श्रीहरिकोटा में है। इसलिए क्योंकि आप एक सिटी में नहीं कर सकते हो। श्रीहरिकोटा एक्चुअली 1971 में चूज़ किया था। और इसरो उस समय देख रहा था कि हम कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, एक आइडियल लोकेशन चाहिए था जहाँ पे एक परमानेंट बेस कर सकते हैं। तो 1970s में ये सर्च शुरू हुआ, काफ़ी लोकेशंस को फर्स्ट देखकर सर्वे करके फिर फाइनली इसी को चुन लिया। श्रीहरिकोटा को आंध्र प्रदेश में है, और इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लॉन्चेस है वो काफ़ी डेजर्टेड लगता है, मतलब कुछ घरों, विलेजेस वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। वो था श्रीहरिकोटा में। दूसरी चीज़, ज्योग्राफिकली बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन था, क्योंकि वो इट्स क्लोज टू द सी, ईस्ट कोस्ट में है, क्लोज टू द सी, वो एक फैक्टर था। दूसरा, क्लोज टू द इक्वेटर। तो वो बोल रहे थे कि 2-3 चीज़ है कि जब एक मिसाइल लॉन्च होता है, इसरो जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो इनकी इंटेंशन ये है कि द मिसाइल गोज ईस्टवर्ड। तो यहाँ से आपकी ईस्ट कोस्ट में है तो वो अच्छा है। दूसरा चीज़ कि इट गोज़ ओवर द सी, क्योंकि जो भी आपकी डेब्री है फिर वो आपकी समंदर में इट विल फॉल, और आपके लैंड पे या कुछ कैजुअलिटीज़ वैसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 2 चीज़ था। तीसरा, जैसे मैं बोल रही थी, काफ़ी पॉपुलेटेड नहीं था। तो श्रीहरिकोटा में 40,000 एकर्स इसरो के पास है। तो वो 40,000 एकर्स पूरा इसरो प्रॉपर्टी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इसके पहले कुछ और नाम था, श्रीहरिकोटा बेस या क्या ऐसा कुछ था, चेंज किया था सालों पहले। और उस समय से 1971 से अब तक जितने भी लॉन्चेस हुए, सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, जितने भी आपके सैटेलाइट लॉन्चेस हुए हैं वो सब श्रीहरिकोटा से होते हैं। ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो भी काफ़ी आइडियल है वहाँ पे, क्योंकि यू हैव अ बिट ऑफ अ सी ब्रीज गोइंग। यूजुअली सनी वेदर है, वहाँ पे मॉनसून्स भी हैवी है, लेकिन उस समय तो ऑब्वियसली लॉन्चेस शेड्यूल नहीं करते हैं, इसकी वजह से श्रीहरिकोटा में है। मैंने एक्चुअली जब चंद्रयान 3 के लॉन्च हुआ था, मैंने कमेंट लगाई थी, एटलीस्ट आई हैड पुट इट ऑन सोशल मीडिया, जिस पे काफ़ी चर्चा हुआ था कि आपके जितने भी इसरो साइंटिस्ट हैं इंटरेस्टिंगली काफ़ी ज़्यादातर साउथ इंडियन है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि मतलब साउथ इंडियंस आर मोर इंटेलिजेंट और एथिक लाइक दैट, लेकिन साउथ बेस्ड है आपके इसरो। बेंगलुरु में बेस है और श्रीहरिकोटा में आपके लॉन्च पैड है। और वैसे भी काफ़ी जो चंद्रयान की टीम है या इसरो की टीम है, आपके प्रीवियस चेयरमैन देखो, माधवन नायर, सिवन, अभी मिस्टर सोमनाथ, सब साउथ इंडियंस है। और मैं बस मतलब रिमार्क कर रही हूँ, ऐसा कुछ एनालिसिस नहीं दे रही हूँ। फैक्ट है, मतलब हाँ, इस बात से तो हम सहमत हैं। और रीज़न ये है कि जो पढ़ेगा लिखेगा साइंटिफिकली उस फील्ड में होगा वो बेहतर करेगा ही, तो इससे तो कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। और जो थोड़ा सा नाराज़ हुए, ये पता नहीं उनके क्या रीजंस या क्या थॉट्स होंगे। मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ और ऐसे साउथ में ही 2-4 ऐसी जगह है जहाँ पर से रॉकेट या सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था या ऐसा, इसलिए मोस्ट ऑफ द ये श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होती है। ये मैं एक वीडियो देख रही थी एक्सप्लेनर, मैंने भी उसमें ही पढ़ा। तो आपका क्या प्लान है, श्रीहरिकोटा जाएंगी? आप कभी गई हैं? नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ। इस बार तो जाने था चंद्रयान 3 के लिए, लेकिन अभी जाने वाली हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जो अभी ट्रैकिंग होता है वो श्रीहरिकोटा से नहीं होता है। तो चंद्रयान 3 की जितना भी मूवमेंट, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो बेंगलुरु से आ रहे हैं अभी। तो अगस्त 23 मैं वहाँ पे होंगी, लेकिन श्रीहरिकोटा नहीं। अगर कभी अक्षता श्रीहरिकोटा जाती हैं या मैं जाती हूँ तो हम आपको वो जगह कैसी है, वहाँ का आसपास का इलाका कैसा वैसे है? तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर आपको श्रीहरिकोटा जाना है तो चेन्नई जाकर फिर चेन्नई से जा सकते हो, क्योंकि चेन्नई से आई थिंक 2-3 घंटा लगता है। तो वहाँ से ड्राइव कर सकते हो, चेन्नई से नॉर्थ जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे श्रीहरिकोटा है।
तो अगर हम कभी गए तो वो जगह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और बेंगलुरु सेंटर से तो आप जब जाएंगे तो आरवम के लिए भी कोई ना कोई अपडेट आप वहाँ से भेजेंगी। यहाँ से हम वैसे, अब आपको अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि हम तो जितना पढ़े और जितना हमें समझ में आया हमने उसके आधार पर आपसे बात की। हम बढ़ते हैं, कहाँ बढ़े, केरला या फिर केरला कर लेते हैं। हाँ, केरला की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी एक अपडेट आया जो बच्चों से तो जुड़ा हुआ है ही, जो पढ़ने लिखने वाले सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। हुआ यह था कुछ दिन पहले कि कुछ चैप्टर्स हटाए गए थे एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई में। आई थिंक 6 to 12 तक का कोर्स था। हाँ, और ज़्यादातर 11th और 12th के टेक्स्ट बुक्स में। हाँ, अब उससे अपडेट ये आया है कि केरला सरकार ने उन चैप्टर्स जिनको हटाया गया उसकी एक सप्लीमेंट्री बुक जारी की और स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि ये उन्हें पढ़ना होगा। तो ये आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज के ऊपर, क्योंकि लोगों को यही मानना था कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। सेलेक्टिवली ऑब्वियसली चैप्टर्स को चुना था जो ओमिट करने वाले थे। एक तो असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी था, दूसरा मुग़ल हिस्ट्री के बारे में, फिर आपके जवाहरलाल नेहरू के अचीवमेंट्स के बारे में, गुजरात राइट्स के ऊपर। ये सब चैप्टर्स थोड़ा डिलीट किया। एनसीईआरटी बोल रहे थे कि रेपिटेशन हो रहा था इसलिए हम थोड़ा सा निकाल दिया। लेकिन केरला सरकार ने, शायद ये फर्स्ट राज्य है जहाँ पे ये हो रहा था, केरला सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक हम ऐड करेंगे। और इस सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स नहीं था, और ये क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, तो ये जो चैप्टर्स नहीं था जैसे असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, गुजरात राइट्स, ये सब ऐड करेंगे। जो भी एनसीईआरटी ने रिमूव किया वो वापस डाल दिया। और ये सिर्फ सप्लीमेंट्री नहीं है, ये आपके क्लास 11 और क्लास 12 के एग्ज़ाम्स, जो मतलब एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स जो इतना क्रूशल है, उसमें भी आएगा। ये जितने भी चैप्टर्स है जो एनसीईआरटी ने ओमिट किया, ये भी उनके एग्ज़ाम पेपर्स में आएंगे। तो केरला सरकार ने ये ट्वीक किया क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमको लगता है कि स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी पढ़ना चाहिए, तो इसलिए इस सब को भी ऐड कर लिया। तो ये ओनम के बाद, ओनम अगस्त 29 पे है, तो ओनम के बाद ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और बाकायदा जो सीएम है पिनराई विजयन, वो जाके कुछ मतलब उनका ऐसा भी शेड्यूल है ना, कोई प्रोग्राम वगैरह में, ये ट्वीट देख रही थी कि बाकायदा जाके इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक इवेंट टाइप का हो रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि ये काफ़ी पॉलिटिकल भी है ना। पिनराई विजयन ऑब्वियसली जितने भी स्टेप्स केरला सरकार ने लिया है वो काफ़ी डिफरेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके स्टैंड में ऑब्वियसली। लेकिन एनईपी के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। केरला सरकार ने इसको हटाने के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी कर दिया और करने वाले हैं, एटलीस्ट कंफर्म कर दिया। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि कैसे एनसीईआरटी से भी अभी पॉलिटिक्स हो रहा है और एनसीईआरटी के जितने भी सिलेबस है वो सब वापस ऐड कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक भी आ गया उनके लिए, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जो भी आपकी हिस्ट्री है, जैसे भी आपको देखना है, उनको ऑप्शन है कि उनको पढ़ सकते हैं। और मेरे को लगता है कि अभी जो केरला सरकार ने कर दी, काफ़ी राज्य जो नॉन बीजेपी है ऑब्वियसली वो भी करने वाले हैं इस स्टेप को। हाँ, मतलब उनके लिए भी ये एक लर्निंग स्टेप होगा अगर वो करना चाहेंगे तो। आपकी क्या राय है इस मसले पर, आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जब ये खबर आई थी तब भी हमने इसे कवर किया था और अब जब ये अपडेट आया तब भी हम आपको बता रहे हैं। एक ट्विटर पर कीवर्ड बहुत ट्रेंड हुआ, टाइगर नागेश्वर राव और वो पोस्टर भी रिलीज हुआ था शायद, इस वजह से भी। हाँ, अच्छा, टीजर भी रिलीज है। रवि तेजा बोलकर एक तेलुगु एक्टर है, काफ़ी पॉपुलर है और उनके फिल्म्स उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइगर नागेश्वर राव के ऊपर काफ़ी मतलब डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छा है। टाइगर नागेश्वर राव बहुत एक्टिव था 1970s 80s में, और लास्ट एपिसोड हम डिस्कस कर रहे थे रॉबिन हुड के बारे में, रॉबिन हुड कैसा है, वीरप्पन कैसा रॉबिन हुड नहीं है। इनको टाइगर नागेश्वर राव को मानते थे कि ये एक रॉबिन हुड है, इसलिए क्योंकि ये और उनके एक पार्टनर था, दोनों काफ़ी हाई प्रोफाइल रॉबरीज करते थे, आपके ज्वेलरी, कैश वगैरह लेते थे, और लोकल्स मानते थे आंध्र प्रदेश में कि ये लेकर फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों के लिए गांव में। ये एक जगह है स्टुअर्टपुरम आंध्र प्रदेश में, वहाँ से था। और
काफ़ी हाई प्रोफाइल नॉट जस्ट रॉबरीज किया, लेकिन उनको अरेस्ट भी किया था एक बार और चेन्नई सेंट्रल प्रिजन में डाला था, मद्रास सेंट्रल प्रिजन में। इसलिए उनको टाइगर मानता था क्योंकि वो उस सेंट्रल प्रिजन से एस्केप कर दिया। तो ये कैसे किया था, आर्किटेक्ट कैसे किया था, बाहर कैसे निकला था, इसके ऊपर काफ़ी मतलब डिस्कशन हुआ था और उसके बाद ही लोकल्स ने बोल दिया ये टाइगर है, क्योंकि इसने इतना डेयरिंग सा एक ऑपरेशन किया था। काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स है कि क्या ये रॉबिन हुड था, क्या ये जितना भी ज्वेलरी लेता था उन गाँवों को देते थे या खुद के लिए रखता था। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, आप लूट कर रहे हो, स्टील कर रहे हो, तो फिर रॉबिन हुड कैसे हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स है। स्टोरी वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो और ज्वेलरी इसलिए चुराते किससे थे वो, मतलब बैंक से चुराते थे, मतलब जो आपके हाई प्रोफाइल रॉबरीज है, ऐसे नहीं था कि घर के घुस के ऐसे लेते थे, आपके शॉप से, बैंक से रॉब करते थे। काफ़ी हाई प्रोफाइल और बहुत ज़्यादा किया था आपकी सिटीज़ में भी, हैदराबाद में किया था, चेन्नई में किया था, कुछ रिपोर्ट्स बोलते थे कि मुंबई में भी करता था। तो काफ़ी ट्रैवल करके ऐसे रॉबरीज करते थे। तो इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए टीज़र ट्रेंड हो रहा है टाइगर नागेश्वर राव का। जो कहानियां हम ऐसे फिल्मों में देखते हैं, ये वो वाकई मतलब वो हाँ, ये कैरेक्टर्स रियल वाकई, टू रियल है, रियल टू रियल नहीं है। ये भी साउथ का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो हाँ। जो आप हीरो या विलेन मूवीज में देखते हैं वो वहाँ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हाँ। वो वीरप्पन हो वो या तो टाइगर मतलब मेरे को नागेश्वर हो। लगता है कि आप यू आर ग्लोरीफाइंग अ विलन, लेकिन स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साउथ में भी बहुत नोटोरियस क्रिमिनल्स था जैसे टाइगर नागेश्वर राव। उनकी एंडिंग भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ही वाज शॉट डेड इन एन एनकाउंटर, जो मानते थे फेक था। और ये इस पे लीगली भी काफ़ी चर्चा हुआ था और कंफर्म किया था ये एक फेक एनकाउंटर था, पुलिस जो किया था। क्योंकि ऑब्वियसली वो एंगर भी बिल्डअप हुआ क्योंकि वो प्रिजन से मतलब एब्सकॉन्ड हुआ था और एस्केप किया था, तो एक फेक एनकाउंटर में उसको मार दिया था। तो देखते हैं 20 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। कैसे रिव्यूज आते हैं, कैसी एक्टिंग है, लोगों का कैसा रेस्पॉन्स होता है, और अगर यहाँ लगी तो आप तो डेफिनेटली जाएंगी। वैसे आप, मैंने देखा आपने जेलर को काफ़ी एंजॉय किया, आपको वो ट्वीट बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी एंटरटेनिंग था। और अगर आप रजनी फिल्म के लिए जा रहे हो एंटरटेनमेंट, बस वो देखो, स्टोरी कैसा था, ये कैसा था, वो कैसा था, प्लीज़ मत देखो। एंटरटेनमेंट था और मतलब पूरा पैसा वसूल वैसे। और रजनी Typical बहुत रजनी अच्छा था। fan। हाँ, रजनी बहुत अच्छा था। काफ़ी समय के बाद मैंने इतना अच्छा, मतलब इतना एंजॉय किया। लास्ट जो रजनी फिल्म मेरे को बहुत अच्छा था, कबाली वगैरह अच्छा था, लेकिन एंदिरन जो रोबो था वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। और उसके पहले शिवाजी, ये सब मतलब आपके रजनी एंटरटेनर्स था। और उसके बाद अभी जेलर मेरे को सबसे अच्छा लगा। और मोहनलाल, शिवन्ना, ये सब कैमियोज जो था बहुत अच्छा था। और वैसे तो नोएडा डिसअपॉइंट नहीं किया। जब मैं गई थी तमिल फिल्म के, मतलब तमिल जो तमिल और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ वो वाला वर्जन में गई थी, और काफ़ी मतलब रजनी फैंस थे जो चिल्ला रहा था तलैवा तलैवा, ये सब कर रहे थे। तो चेन्नई फील्स थोड़ा सा आया था यहाँ पे। यही अक्षता का रिकमेंडेशन भी होगा, मुझे लगता है कि आप रजनीकांत की फिल्में देखिए। यही और कोई फिल्में आप ऐड करना चाहेंगे इस रिकमेंडेशन लिस्ट? बस वो जेलर वैसे तो ऑल रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। 500 करोड़ मिल गया 7 डेज में। तो ये काफ़ी मतलब बहुत बड़ा ओपनिंग है तमिलनाडु के लिए। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं अभी विजय की फिल्म लियो आने वाले हैं और वो शायद और रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। देखते हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स आ रही है, देखते हैं कि क्या रिव्यूज आते हैं, कैसा परफॉर्म करती हैं। हम कमेंट्स ले लें पिछले एपिसोड पर आए, क्योंकि एक कमेंट ऐसा था मुझे लगा जिसका जवाब हम दोनों को देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस कमेंट की मैं बात कर रही थी वो हार्दिक का है, जिनका ये सवाल था कि शो इज फोर्टनाइट नाउ, और एक और सजेशन आया कि प्लीज मेक इट अ रेगुलर शो, लाइक वीकली एपिसोड। ये सब हर संडे देख लीजिए। लेकिन हाँ, हमने मिस किया एक एपिसोड मिस किया था क्योंकि उस हफ्ते शायद आप यहाँ नहीं थी, फिर वो टाइमिंग मैच नहीं हो पाई। और फिर अक्षता को रिप्लेस करो तो आप ही लोगों की तरफ से नाराजगी आती है कि डोंट रिप्लेस अक्षता। हमने बेटर ये डिसीजन लिया था कि वो एपिसोड स्किप कर देते हैं। अच्छा, एक कमेंट है विक्रम देवदर से जहाँ पे वो बात करते हैं कि उनके एक्सपीरियंस क्या था एक वीरप्पन एपिसोड देखकर। लेकिन एक कमेंट भी है, बोलते हैं कि रिगार्डिंग मोहनलाल द एक्टर, इन माय व्यू हिज ग्रेटेस्ट रोल वाज इन राम गोपाल वर्मा's मूवी कंपनी, इट डिजर्व्ड एन अवार्ड। जब भी मैं यहाँ पे बात करती हूँ मोहनलाल के बारे में, सब बोलते हैं कंपनी बहुत अच्छा फिल्म था। मैं मानती हूँ कि हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छा था उस फिल्म में, लेकिन आपको 100% उनके मलयालम फिल्म्स, जितने भी हिस्टोरिक मलयालम फिल्म्स है, वो प्लीज़ देख लीजिए। बिकॉज आपको
फिर पता चलेगा कि मोहनलाल ग्रेटेस्ट वर्क्स क्या है। तो फिर वही मेरे को एक सजेशन है कि हाँ, कंपनी में बहुत अच्छा किया और इट्स ग्रेट दैट वो एक्सपोजर मिला था एक हिंदी फिल्म से, लेकिन प्लीज़ आपकी उनकी मलयालम फिल्म्स भी देख लीजिए क्योंकि ही इज़ एन एक्सीलेंट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। कुछ मलयालम फिल्म्स अगर आप रेकमेंड करना चाहें। मेरे फेवरेट्स मैं बोल दूंगी, एक तो मनीचर सितारा है जो मैं हर बार रेकमेंड करती हूँ, ओप्पम एक है, काला पानी एक है, बहुत अच्छे फिल्म है, काला पानी बहुत अच्छा है, इरुवर एक बहुत अच्छा फिल्म है। तो ये सब मैं बोल दूंगी कि ज़रूर देख लीजिए। मोहनलाल की आपको 4-5 फिल्मों के बारे में पता चल गया, तो वीकेंड सॉर्टेड है। एक कमेंट है, यूज़र नेम कुछ सनी, आगे मैं पढ़ नहीं सकती, बहुत सारे ऐसे लेटर्स और वर्ड्स है। Osmania Hospital should not be demolished. In USA and many developed foreign countries, historical architectures are not demolished but maintained and preserved. ये बात हमने भी की थी कि एक बिल्कुल, और ऑप्शन ये काफ़ी इंडिया में भी होता है, वैसे तो सिर्फ अब्रॉड नहीं, यहाँ पे भी होता है, इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है हैदराबाद में भी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने भी बोल दिया कि हाँ, हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं सरकार क्या करते हैं। केरला के बारे में, जो केरला से केरलम हो सकता है, हेमंत राणा ने बोल दिया कि वन पॉपुलर थियोरी डिराइव्स द नेम फ्रॉम मलयालम, that Keram means coconut tree and Aram means land, so land of coconuts, which is also the state's nickname। बहुत सही है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप कभी केरला जाते हो, बहुत ज़्यादा कोकोनट्स है वहाँ पे, जो तेंगा बोलते हैं। और दूसरी चीज़, काफ़ी मतलब थियोरीज है केरला के नाम और केरलम के नाम है। एक जो मैं चेरम के बारे में बोल रहा था, वो यहाँ से भी आता है कि आपके चेरा डिनेस्टी से, वहाँ से शुरू हुआ। तो काफ़ी मतलब थियरीज है, नाम कहाँ से आया था इसके। लेकिन केरलम कब होगा ये पता नहीं, अगर होगा तो वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे एल्बम के जरिए। आप देखते रहिए। आपको कैसा लगा इस एपिसोड में, कौन सा टॉपिक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले संडे। अगर अक्षता यहाँ नहीं रही तो वो बेंगलुरु से हमें रिपोर्ट भेजेंगी, लेकिन फोर्टनाइटली नहीं, नेक्स्ट वीक 100%।